नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 89वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको दमगढ़ की अनुभव बताए थे, जहाँ अचानक से हमारे बैग में से मूंग दाल के 2 पैकेट निकल के आए थे और माताजी ने हमें भूखा नहीं रखा था। अब आगे चलते हैं। हम पहाड़ी वाले रास्ते से ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे और बीच में हमें रामदास बाबा जी भी मिले थे, जो मराठी में बात कर रहे थे। ये मैंने बताया था। अब हम और आगे चलने लगे। आगे चलते चलते बहुत सुंदर रमणीय स्थान था, झरने थे और एक झरने के पास थोड़ा सा अभी अमरकंटक लग चुका था और वहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए जगह थी और पर्यटन स्थल जैसा डेवलपमेंट वहाँ पे किया गया था। वहीं पे छोटी छोटी कुछ रूम थी और किसी ने बताया कि इस रूम में एक माता जी रहते हैं, जिन्हें पगली मैया कहते हैं। उनके दर्शन आप जरूर लेना। पगली मैया के बारे में ये भी बताया था कि ऐसे मालूम पड़ता है कि वो साध्वी है, ऐसे मालूम पड़ता है कि वो पढ़ी लिखी भी होगी। उनकी बातों से ऐसे पता चलता था शायद। और उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते थे। उनसे ये लगता था कि शायद उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी। कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन जब मैंने इन मैया जी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपना असली रूप, अपना असली ज्ञान, अपना असली तत्व छुपाने के लिए कई बार साधु संत सन्यासी कुछ अलग वेश धारण कर लेते हैं। ऐसा कुछ मुझे इनको देख कर लगा। ये माता जी 10-12 कुत्तों के साथ एक रूम में रहती थी। किसी ने थोड़े से पैसे दिए या कुछ दिया या कहाँ से पता नहीं, इन कुत्तों के लिए बिस्किट लाया करती थी। इनसे बहुत लंबी लंबी बातें करती थी। हालांकि पहली परिक्रमा में मेरे माताजी के दर्शन बहुत दूर से हुए। मैं उनसे बात नहीं कर सकी, मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले सकी, क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा तो वो नर्मदा जी के उस पार थी। लेकिन दूसरी परिक्रमा में, परिक्रमा के पहले ही मुझे माताजी ने दर्शन दिए थे। खैर, वो जब दूसरी परिक्रमा के अनुभव बताऊंगी तब बताऊंगी। अब आगे चलते हैं। फिर आगे हम ऊपर आए तो ऊपर एक रास्ता था। अब हमें मृत्युंजय आश्रम जाना था। हमें पता था कि हमें आगे मृत्युंजय आश्रम जाना है और फिर माई की बगिया होते हुए पलट के जब तट की बदली हम कर लेंगे, उसके बाद चितय माई का आश्रम आएगा, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। इसको अभी समय था। मेरे कपड़े फिर एक बार फट चुके थे और अमरकंटक में तो मुझे सफ़ेद कुर्ता मिल ही जाएगा, ये सोच के मैं एक दुकान में गई। वहाँ मैंने दुकानदार से पूछा, मुझे सफ़ेद कुर्ता चाहिए, हम लोग परिक्रमावासी हैं, मैं खरीदना चाहती हूँ। उसने मुझे कई सारे कुर्ते दिखाए, लेकिन किसी पे कुछ डिज़ाइन, किसी पे प्रिंट था। जो परिक्रमावासियों का पूरा सफ़ेद कुर्ता था वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। उसने एक बहुत सुंदर सा कुर्ता दिखाया, उस पर एक डिज़ाइन बनी हुई थी।
एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। और मैंने उनको बोला, दुकानदार को, कि अरे नहीं भैया, देखो ना मैंने कैसा पहना है, देखो परिक्रमावासी हूँ ना, तो मुझे पूरा सफ़ेद चाहिए। बाकी ये कुर्ता तो बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और साइज भी बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। रेडीमेड कुर्ता था तो ये सारी चीज़ें तो देखनी थी, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी है, ये नहीं होती तो अच्छा होता। इतने में पीछे से मुझे आवाज़ आई मराठी में, ओ सुरुची मैया, अहो किती चिकित्सा करता, चालते हो, थोडीशी एम्ब्रॉयडरी असलेली चालते, काही हरकत नाही, घेऊन टाका। मुझे मराठी में कोई बोल रहा था, अरे ठीक है, चलेगी, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होगी तो ले लो ले लो। वो आवाज़ बहुत पहचानी सी थी, उस आवाज़ में बहुत अपनापन था, बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। और मैंने पीछे पलट के देखा। जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने जा करके उस व्यक्ति से मैं गले लग गई और मैं रोने लगी। वो थी चितरे मैया, जो परिक्रमा के पहले दिन मुझे मिली थी। और मेरे परिक्रमा करने के पहले मैंने चितरे मैया के परिक्रमा के सारे अनुभव भी सुने थे। और मैंने चितरे मैया को और बाबा जी को फ़ोन पे संपर्क भी किया था। मैं उनके संपर्क में परिक्रमा के पहले थी, तो एक तरह से मेरी प्रेरणाओं में से चितरे मैया भी थी और इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा था। और फिर मैंने वो कुर्ता ले लिया, फिर मृत्युंजय आश्रम गए। वहाँ बहुत ही सुंदर सुविधाएं हैं, बहुत सुंदर आश्रम है। और उसके बाद उस दिन वही रुक के आराम किया। दूसरे दिन तट बदली की और तट बदली करके हम आए चितरे माई की आश्रम में। अब यहाँ चितरे माई की आश्रम में सारे मराठी लोग थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, फिर पहले जो मुझे मिल चुके थे कुछ ऐसे लोग थे, एक थी मोना ताई, फिर धनंजय दादा, रमा, शमिका ताई, देव दादा, ऐसे ये जो सारे लोग थे जो पहले मुझे मिल चुके थे या अभी मुझे मिलने वाले थे या फ़ोन पर मुझसे संपर्क में थे, ऐसे ये सारे लोग परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए चितरे माई के आश्रम में आए हुए थे। तो यहाँ मुझे सारे मेरे लोग मिलने वाले थे। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन एक आश्रम में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहा जाता, ये परिक्रमा का नियम है। 3 दिन तो कैसे गए पता ही नहीं चला। अब मेरे जाने का दिन आया, तब हो रही थी बारिश। मुझे चितरे मैया ने कहा, और एक दिन रुक जाना। मैंने कहा, नहीं मैया, वैसे तो एक ही दिन रुकने का था, पर मैं 3 दिन यहाँ रुक गई, और एक दिन कैसे रुकूं, परिक्रमा में तो और एक दिन रुका नहीं जाता ना। तो उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं होता रे, रुक जा। मैंने कहा, नहीं मैया, ऐसे कैसे नियम तोड़ूं, मैं तो जाना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, चल जा, कोई बात नहीं। और सुबह बाल भोग वगैरह लेकर के अपना बैग पीठ पर टांग करके अब बस मैं आश्रम के बाहर निकलने ही वाली थी, तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो मैं फिर से अंदर आ गई कि चलो ठीक है, बारिश रुक जाएगी तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। फिर बारिश रुकी, बारिश रुकी तो फिर मैं जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही मैं आश्रम के बाहर कदम रखती, वैसे बारिश शुरू हो जाती। फिर मैं अंदर आती, फिर बारिश रुक जाती। अरे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे कैसे? और चौथी बार जब मैं अंदर, आपके चेहरे पर गहरे दाग है क्या? होठों का ऊपर का हिस्सा काला हो गया है? नाक के बाजू में दोनों तरफ एक जैसे कुछ पैचेस दिख रहे हैं? या सिर के ऊपर, माथे के ऊपर, यहाँ पर कुछ गहरे रंग के पैचेस दिख रहे हैं? तो ये है पिगमेंटेशन। अलग अलग पिगमेंटेशन के अलग अलग कारण होते हैं।
एक तो है लीवर का स्लो काम करना, दूसरा है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, और तीसरा और मुख्य कारण है मानसिक तनाव। इन तीनों कारणों को एक साथ ट्रीट करना आवश्यक हो जाता है। हाँ, नींद की कमी भी एक कारण हो सकता है। तो अगर ये पिगमेंटेशन को दूर करना है तो इन सारे कारणों को भी दूर करना पड़ेगा, और तज्ञ हेल्थ केयर आपके लिए लाता है ऐसी ट्रीटमेंट जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हम कौन सी प्रणाली से ये ट्रीटमेंट करते हैं? एक है होम्योपैथी और दूसरा है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी। तो आपको भी अगर साइड इफेक्ट रहित ट्रीटमेंट लेनी है तो संपर्क करें डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। जब मैं अंदर आई तब चितई मैया ने मुझे कहा, ये तो बहुत है, मैं बोलती हूँ रुक तो रुकती नहीं है, बारिश आती है तो रुक जाती है। अब बारिश आए चाहे जो कुछ हो, चलो निकलो, मैं तुम्हें निकालूंगी यहाँ से। तुमको तो रहना ही नहीं है ना, चलो फटाफट निकलो यहाँ से, अब चाहे जो हो जाए। अब बारिश में तो मैं भीग नहीं सकती थी, मेरे कपड़े गीले हो जाते, 2 ही कपड़े थे मेरे पास। तो फिर अंत में मैंने चितई मैया से कहा, माई तुम मेरी परीक्षा ले रही हो ना, तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो ना। माई हंसने लगी। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, सामने नर्मदा जी है ना, ऐसी 2 उंगलियां करो, एक पे लिखो जाना है, एक पे लिखो नहीं जाना है। लिखना मतलब मन से, कोई पेन से लिखना नहीं है। और वो ये 2 उंगलियां नर्मदा मैया में डुबो, और सामने से जो पहले आएगा उसको बोलो 1 उंगली पकड़े। फिर जो उंगली पे जो लिखा होगा, जो आएगा वही करना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि वो मैया ने दिया होगा। मैंने भी वैसे ही किया। ऐसी मैंने उंगलियां की 2, इस पर लिखा जाना है, इस पर लिखा नहीं जाना। उंगलियां 2 मैया में डुबोई, नर्मदा मैया में, और सामने से एक महिला आ रही थी, उनको बोला माता जी पकड़िए। माता जी ने जो उंगली पकड़ी उस पर आया था जाओ। मैंने चितई मैया को बोला माता जी कह रही है जाओ। उन्होंने कहा तो फिर जाओ। जाओ मतलब जाओ, अब बारिश आए चाहे आग लगे, जाना है तो जाना है। हम फिर निकलने लगे, फिर बारिश हुई। इस बार हम नहीं रुके, हम थोड़ा मतलब 4 कदम 5 कदम चले और बारिश फिर रुक गई, और फिर हम आगे आगे चलते रहे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हम आगे आगे चल रहे थे और हमारे पीछे पीछे बारिश चल रही थी। बिल्कुल दिख रही थी हमें बारिश, लेकिन हम पर बारिश नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बादल बारिश बरसाते बरसाते हमारे पीछे आया है, लेकिन हमारे सर पर नहीं आ रहा है, वो वहीं रुक के बारिश बरसा रहा है। ये ऐसी बारिश हमारे पीछे पीछे कहाँ तक आई? कम से कम 12-13 किलोमीटर तक। हम आगे बारिश पीछे, हम आगे बारिश पीछे। बारिश पूरा समय चल रही थी, बारिश रुकी ही नहीं थी, लेकिन बारिश हमारे पीछे थी और हम बारिश के आगे थे। जब हम रूसा में शिव मंदिर में गए तब शिव मंदिर के आसपास भी बारिश हुई, लेकिन तब तक नहीं हुई। अच्छा, ये हम तो निकल चुके थे, फिर बारिश जोरों से आने लगी थी, तो चितई मैया को लगा अब तो ये दोनों भीग गए भैया, और उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, पहुंच गई क्या, कैसी है, भीग गई? और मैंने माता जी को बताया, माता जी पता है क्या हुआ, हमारे ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं आया, एक बूंद भी पानी नहीं आया। ये कैसा चमत्कार है मुझे नहीं पता, ये कैसे हुआ। और उधर उन्होंने कहा जब से तुम गई हो ऐसे बारिश आ रही है, ऐसे बारिश आ रही है कि हमें तो लगा तुम तो पूरी तरह से भीग गई होगी। लेकिन मैया ने कहा था जाओ, जब उसने कहा था जाओ तो वो कैसे भीगने देती मुझे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अनुभव तो ऐसा है कि मेरे सामने से चित्र ही नहीं जाता।
मैं पीछे देखती हूँ, कुछ अंतर छोड़कर बारिश चालू हो रहती है और मैं पूरी तरह से सूखी रहती हूँ। मेरे ऊपर छींटे तक नहीं उड़ते। क्या मैया की लीला है, अगाध है, अगाध है। अब आगे की बताती हूँ। अच्छा, एक अनुभव बताना तो मैं भूल ही गई। अनुभव तो छोटा है लेकिन तब मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं डरी भी थी लेकिन मुझे डर भी नहीं लगा। बताती हूँ। हम दोनों, मैं और बाबा, हम दोनों बीच में अंतर रख के चलते थे, क्योंकि अगर बातें होती हैं तो फिर साधना नहीं हो पाती, नाम जप नहीं हो पाता। तो बाबा आगे थे और मैं पीछे थी और हम लोग चल रहे थे। ये जो रास्ता है, ये जैसे थोड़ा पहाड़ी का इलाका है, तो कई थोड़ी सी खाई है और खाई के बाजू बाजू से रास्ता जाता है। और ऐसे में क्या हुआ, मैं चल रही थी और अचानक सामने लाल मुंह वाले कम से कम 40 एक बंदर आके मेन रोड पे रास्ते पे बैठ गए। 40 एक बंदर बैठे हैं। अब मुझे उनको क्रॉस करके आगे जाना है। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। जंगल के बंदर थे, मेरे हाथ में थैली थी, लठ भी थी। पता नहीं डरेंगे तो शायद काटने को दौड़ेंगे, या मेरे हाथ की लठ देखकर उन्हें लगेगा कि ये हमें मारने आई हैं। तो मैंने वहीं पे खड़ा रहना ठीक समझा। बाबा अब तक काफ़ी आगे जा चुके थे, तो मैं बाबा को बुला भी नहीं सकती थी, और बुला के भी मैं क्या करती, इतने सारे बंदर थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चले जाएंगे, और मैं वहीं खड़ी रही। एक छोटा सा पत्थर था रास्ते के एक साइड में, उसके पास जाकर मैं खड़ी रही। और अब जाएंगे तब जाएंगे ये सोच के कम से कम 15 मिनट हुए होंगे। मेरी जिस जगह पीठ थी, जिस तरफ मेरी पीठ थी, अब उस तरफ से काले मुंह वाले बड़े बड़े कम से कम 60 से 70 बंदर आए। अभी भी लाल मुंह वाले बंदर वहीं पे बैठे हुए थे। अब काले मुंह वाले भी बंदर आए। अब मेरे पीछे काले मुंह वाले बंदर थे और मेरे सामने लाल मुंह वाले बंदर। मैं अकेली थी और 100 बंदरों से पूरी तरह से घिरी हुई थी। अब ना आगे जा सकती थी, ना पीछे जा सकती थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये लाल मुंह वाले बंदर थोड़े से खूंखार होते हैं, ये मुझे पता था, क्योंकि बचपन में मैं जहाँ रहती थी वहाँ ये लाल मुंह वाले बंदर बहुत आया करते थे। और काले मुंह वाले बंदर वैसे ही बड़े होते हैं, तो उनसे भी डर तो लगता ही है ना। अब कैसे जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ होगा? क्या किसी बंदर ने मेरी बैग छीनी? क्या कोई बंदर मेरी तरफ देख के कुछ हरकतें करने लगा? मैं कैसे निकली वहां से? कैसे निकली होंगी आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं कथा बताऊंगी, अनुभव बताऊंगी। तब तक आप सोचिए कि क्या हुआ होगा तब मेरे साथ, कितना समय लगा होगा, मैं वहां से कैसे निकली होगी, क्या मुझे कोई मदद मिली होगी, क्या हुआ होगा, बताइएगा जरूर। नर्मदे हर। ये अनुभव कथन आपको कैसा लग रहा है ये भी लिखिएगा। और इस अनुभव कथन के साथ मैं और भी छोटे बड़े वीडियोस लेकर आपके सामने आती रहती हूँ, तो वो भी कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना।
नर्मदे हर।